दोस्तों मौजूदा समय में हमारी भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लगभग 1.25 लाख क्षेत्रफल में फैले इस रेल नेटवर्क के बारे में कई ऐसी रोचक बातें हैं जो इसे बाकी देशों के रेल नेटवर्क से सबसे अलग बनाती है। दरअसल आपको बता दें कि भारत का रेलवे नेटवर्क 65,000 किलोमीटर लंबा है, जिसे भारतीय रेलवे ऑपरेट करती है। जिसके बारे में एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि साल 2013 में भारतीय रेलवे ने करीब 8 अरब यात्रियों को सेवा दी है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ माल ढुलाई के मामले में भी भारत करीब 1.1 मिलियन टन के साथ दुनिया में चौथे स्थान पर है। वैसे आगे चलते हुए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी भारतीय रेल नेटवर्क 17 जोन में बटी हुई है, जिनके हिसाब से हमारे देश में रोज करीब 19,000 ट्रेनें चलती हैं और इन ट्रेनों में करीब 12,000 पैसेंजर ट्रेन और 7,000 फ्राइट ट्रेन है। जिससे आप समझ रहे होंगे कि पूरे भारत में हर रोज कितनी ज्यादा ट्रेनें चलती है। ऐसे में दोस्तों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे भारत को डेवलप बनाना है तो इस रेलवे नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत और एडवांस बनाना होगा। और हमें ऐसा लगता है कि आप भी ऐसा जरूर सोचते होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे रेलवे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जो आज से कुछ साल बाद जैसे ही पूरे होंगे हमारे भारत के रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजीके टॉप 10। तो चलिए दोस्तों अब देर न करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। नंबर 10, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। हालांकि शुरुआती दौर में जब ट्रेन भारत की पटरियों पर दौड़ती थी उस वक्त स्टीम इंजन, फिर जैसे जैसे वक्त बदला फिर डीजल इंजन का यूज किया जाने लगा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिफाइड पोर्शन बहुत ही कम हुआ करता था, जिस वजह से हमें पूरे भारत में डीजल इंजन चलाना पड़ा। लेकिन अब भारत में जितने भी ब्रॉड गेज ट्रैक है उन सबका इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट 2023 तक रखा गया है। दरअसल इलेक्ट्रिफिकेशन से भारत को 3 तरह के फायदे होंगे, जिसमें सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि डीजल से चलने वाले इंजन बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन करती है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अगर इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा। वहीं दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि डीजल इंजन की वजह से पूरे साल में अरबों लीटर तेल की खपत होती है और सिर्फ चलने की वजह से खपतें नहीं होती। कई छोटे मोटे स्टेशन पर लगातार भारतीय रेल को वैकम करके या गलत तरीके से चेन पुलिंग करके उसे रोक दिया जाता है। यानी पिछले साल के रेलवे बजट के हिसाब से देखे तो इन डीजल इंजनों से पूरे साल कई हजार करोड़ रुपए का घाटा लगता है, जिस वजह से रेलवे के अनुमान के हिसाब से अगर एक बार 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तो उसके बाद सरकार लगभग 14,566 करोड़ रुपए हर साल बहुत ही आसानी से बचा सकती है। साथ ही वो इन पैसे को रेलवे के दूसरे विकास कार्यों में लगा सकती है। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर भारतीय रेल पूरी तरीके से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई तो भारतीय रेलवे ट्रेनों को चलाने में लगने वाली एनर्जी के लिए भारत को किसी पर भी निर्भर नहीं होना पड़ेगा। यानी जो इस वक्त भारत को दूसरे देशों से कच्चे तेल खरीदने पड़ते हैं उसको बहुत ही कम मात्रा में खरीदना पड़ेगा। नंबर 9, रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। वैसे आज के समय में किसी भारतीय सेवा छुपी नहीं है कि रेलवे स्टेशन का हाल कैसा होता है भारत में। ये बात तो आप सबको अच्छे से पता ही होगी। रेलवे ट्रैक से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ कचरा दिखाई देता है। हाँ, ये बात बहुत हद तक अब सच है कि स्टेशन की हालत पिछले कुछ सालों से लगातार ठीक हो रही है, लेकिन सुधरी अभी भी नहीं है। इसलिए अभी हाल ही में भारत सरकार रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट मिशन लेकर आई है। दरअसल इस मिशन के अंदर सरकार ने फैसला किया है कि वो स्टेशन को फर्स्ट क्लास बनाएगी। अभी के मौजूदा एग्जांपल के तौर पे आप हबीबगंज का रेलवे स्टेशन ले लीजिए, जहां पर आपको फर्स्ट क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि हबीबगंज स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अंदर जाने वाले यात्री और ट्रेनों से उतरकर बाहर निकलने वाले यात्री एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। दरअसल दूसरे शहरों से हबीबगंज पहुंचने वाले यात्री ट्रेन से उतरेंगे और अंडरग्राउंड सबवे से बाहर निकल जाएंगे। और आपको बता दें कि स्टेशन पर एक साथ 1100 यात्री के बैठने की व्यवस्था भी कराई गई है। और इतना ही नहीं, इस स्टेशन पर साफ सुथरे एसी वेटिंग रूम से लेकर रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की भी सुविधा दी गई है। इसके अलावा स्टेशन पर वीआईपी लाउंज भी बनाया गया है। मतलब एयरपोर्ट टर्मिनल पर जिस तरह के शॉप्स होती है उसी तरह की सुविधाओं के लिए यहाँ रिटेल स्पेस का भी प्रोविजन किया गया है। साथ ही स्टेशन पर लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वहाँ पर 162 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे स्टेशन पर नजर रखी जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कैमरों के डेटा को 150 टेराबाइट के सर्वर पर एक महीने तक स्टोर किया जाता है, जिससे आप समझ गए होंगे कि ये स्टेशन को कितना हाई क्लास बनाया गया है। और यही प्रोजेक्ट आने वाले समय में यानी सेम यही सारी फैसिलिटीज लगभग भारत के सभी रेलवे स्टेशन पर जल्दी देखने को मिलेगी, जिसे अभी फिलहाल 3 फेज में बांटा गया है, ग्रेड 1, ग्रेड बी और ग्रेड सी में।
नंबर 8, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। सबसे पहले तो हम आपको इस वर्ड के मतलब के बारे में समझाते हैं। मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का मतलब ऐसी रेल लाइन से है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों के आवाजाही के लिए किया जाएगा। मतलब मौजूदा प्रोजेक्ट के अनुसार हमारे देश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 3000 किलोमीटर होगी। और आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों को ले जाने के लिए ही होगा। यानी सीधी भाषा में अगर आपको बताए तो मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन का रूट बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। यानी पटरी भी बिल्कुल अलग कर दी जाएगी। यानी जिस रूट पे मालगाड़ी चलेगी उस रूट पे पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगे। क्योंकि शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन आज जो भी डेवलप कंट्रीज है उन्होंने भी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को तैयार कराया हुआ है। हालांकि उन कंट्रीज ने आज से लगभग 30 से 40 साल पहले अपने पूरे देश में इस कॉरिडोर को तैयार करा लिया है। फिलहाल भारत अभी थोड़ा सा उनके पीछे है। वैसे फिलहाल आपको भी लग रहा होगा कि इससे आखिर ऐसा क्या हो जाएगा, तो हम आपको जल्दी से थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, अभी जिस ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन चलती है उन्हीं ट्रैक पर मालगाड़ी भी चलती है, जिसकी वजह से मालगाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, जिससे हो सकता है कि आपको फर्क ना पड़ रहा हो। लेकिन स्पीड कम होती है तो किसी भी जगह ट्रांसपोर्टेशन में वक्त ज्यादा लगता है और वक्त के साथ साथ ईंधन भी ज्यादा खर्च होता है, जिस वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो सामान जब पहुंचना होता है उससे काफी डिले हो जाता है। और कई बार मालगाड़ी में ऐसे गुड्स होते हैं जो देरी की वजह से खराब होने लग जाते हैं, जिसमें ज्यादातर गिफन गुड्स होते हैं। और इसी को सुधारने के लिए भारत ने भी डेवलप कंट्रीज की तरह डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाने का मिशन बनाया है। और माना जा रहा है कि अगले साल जून 2023 तक ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। यानी 2023 तक इस काम को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 7, LHB कोचेस। हाल में हमारे रेलवे 2 तरह के कोचेस फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला है ICF कोच और दूसरा है LHB कोच। लेकिन अब आने वाले समय में आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही कोच देखने को मिलेगा, वो है LHB कोचेस। क्योंकि अब सरकार LHB कोच को ही रेलवे में बढ़ावा देने वाली है। दरअसल अभी की मौजूदा सरकार इस काम को बहुत ही तेजी के साथ करना चाहती है, लेकिन हमारा रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसे इतना जल्दी कंप्लीट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि ICF कोच के मुकाबले LHB कोच ज्यादा सेफ होते हैं। और ये कोच सिर्फ सेफ ही नहीं होते, बल्कि ये कोच ज्यादा रफ्तार से पैदा होने वाले झटके को सहने में भी काफी ज्यादा सक्षम होते हैं। इतना ही नहीं, ICF कोच के स्लीपर क्लास में 72 सीटें होती है, जबकि AC 3 क्लास में मात्र 64 सीटें मौजूद होती है। लेकिन ICF कोच के मुकाबले LHB कोच ज्यादा लंबे होते हैं और यही कारण है कि इसके स्लीपर में 80 सीट और थर्ड AC कोच में 72 सीट होते हैं। यानी अगली बार जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो आप ये बात नोटिस जरूर कीजिएगा कि आप LHB कोच में सफर कर रहे हैं या ICF में। अगर आप LHB कोच में सफर कर रहे हैं तो आप ज्यादा सुरक्षित हैं। वैसे दोस्तों, आप में से किस किस ने LHB कोच में अभी तक सफर कर लिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या उस कोच में सचमुच ICF कोच के मुकाबले कम झटके लगते हैं। नंबर 6, मिशन रफ्तार। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस मिशन में होना क्या है। दरअसल इस मिशन के जरिए सरकार ट्रेन की रफ्तार को बढ़ाना चाहती है। हालांकि अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार ऐसा क्या करने वाली है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अब लगभग सभी ट्रेनों में आपको LHB कोच देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि वही ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है जो फुल्ली AC हो। और इसीलिए सरकार इन चीजों पर भी बहुत तेजी से काम कर रही है फिलहाल। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारते हुए 418 ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 110 से बढ़ाकर अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया है। अब सिर्फ 224 ट्रेन ही ऐसी रह गई है जिनकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही है। और माना जा रहा है कि 2024 से पहले उन 224 ट्रेनों को भी LHB कोच में कन्वर्ट करके उनकी भी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की कर दी जाएगी। नंबर 5, वंदे भारत एक्सप्रेस मिशन। इस मिशन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट पे खासा ध्यान दिया है। वैसे फिलहाल अभी हमारे देश में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ही चल रही है, जिसमें पहली ट्रेन चलाई गई है दिल्ली से वाराणसी तक के लिए, तो दूसरी दिल्ली से कटरा तक के लिए। लेकिन जो पूरे भारत में अभी सिर्फ 2 ट्रेन चल रही है, वो आने वाले टाइम में आपको 500 से भी ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देखने को मिलेगी। ये एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें 16 कोच है जो सेल्फ प्रोपेल्ड है। मतलब आपको बता दें कि वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जिसे इंजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर सिस्टम के रूप से जाना जाता है, जिस वजह से आपको स्पीड सेफ्टी से लेकर सारी फैसिलिटी सब कुछ एक ही ट्रेन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और सरकार का प्लान है कि 2030 तक पूरे भारत में कम से कम 500 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। फिलहाल सरकार का 2025 तक सबसे पहला लक्ष्य 100 ट्रेन चलाने का।
नंबर 4, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। हाल ही में रेलवे ने NHRSL का गठन किया है, जिसके जरिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है। वैसे आपको बता दें कि ये अभी मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनाई जा रही है। दरअसल ये करीब 508 किलोमीटर लंबी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम भी शुरू कर दिया गया है और अभी के मौजूदा रेल मंत्री द्वारा ये भी आश्वासन दिया जा रहा है कि इसका काम 2024 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी अब इस प्रोजेक्ट के तहत धीरे धीरे टेंडर अलॉट किए जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब कुछ दिनों में महाराष्ट्र में भी काम शुरू होने वाला है, यानी पहली बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र से अहमदाबाद तक चलने वाली है। हालांकि दोस्तों मुंबई या गुजरात से जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये बात हमें जरूर बताइएगा कि क्या सचमुच इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है या अभी भी ये एक अफवाह बनी पड़ी हुई है। नंबर 3, बिलासपुर लेह रेलवे लाइन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रेलवे लाइन 498 किलोमीटर लंबी होगी और इस रेलवे प्रोजेक्ट को हमने अपनी सूची में तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि ये भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन में से एक है। दरअसल ये रेलवे लाइन हिमाचल के बिलासपुर से लेकर लेह तक बनाई जाएगी, जिसको बनाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर ठंड की वजह से कई बार इतनी ज्यादा बर्फबारी हो जाती है कि इन जगहों से भारत का कनेक्शन ही कट जाता है। यानी उस बर्फबारी के दौरान भारत के सिर्फ कुछ राज्य डिस्कनेक्ट नहीं होते बल्कि आपको बता दें कि लेह भारत का एक बॉर्डर भी है, जिस वजह से भारतीय सैनिक को भी इस डिस्कनेक्टिविटी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शायद इसीलिए ये रेलवे लाइन सरकार के साथ साथ सैनिकों के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है, जिसका पूरा होना जल्दी से जल्दी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके पूरा होते ही भारत के राज्यों से जो लेह की डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है वो होनी बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। नंबर 2, जम्मू बारामूला रेलवे लाइन। हो सकता है शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू बारामूला रेल लाइन भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है क्योंकि सर्दी और बरसात के मौसम में अक्सर बर्फबारी के चलते कश्मीर का सड़क मार्ग से संपर्क टूट जाता है, जिस वजह से कश्मीर और भारत के बीच डिस्कनेक्टिविटी आ जाती है, जिस वजह से इसका खामियाजा सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों को नहीं भुगतना पड़ता बल्कि आपको पता ही होगा कि कश्मीर भारत का एक मुख्य बॉर्डर है जहाँ से डिस्कनेक्टिविटी आने के कारण सर्दियों के दौरान और खराब मौसम में हमारी बटालियन और आर्मी को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जम्मू बारामूला रेल लाइन के तैयार होने के बाद कश्मीर पूरे देश से वर्ष भर तक जुड़ा रहेगा, यानी चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए या चाहे कितनी भी बर्फबारी हो जाए, इस रेल लाइन के बनने के बाद भारत और कश्मीर में कभी भी डिस्कनेक्टिविटी नहीं आएगी, जो कि 272 किलोमीटर लंबा बन रहा है, जिस वजह से ये रेल लाइन भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। नंबर 1, हाइपरलूप ट्रेन। हम में से बहुत लोग घर से दूर देश या विदेश में नौकरी या कारोबार करते हैं, जिस दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कभी कभी अचानक से ऐसा काम आ जाता है जहां हमें बहुत जल्दी पहुंचना होता है। हालांकि ऐसे में हम सबसे जल्दी पहुंचने का साधन फिलहाल तो हवाई जहाज को मानते हैं क्योंकि अभी के मौजूदा दौर में हवाई जहाज से हम उस जगह समय से पहुंच जाते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसे साधन के बारे में बताने वाले हैं जो हवाई जहाज से भी तेज चलता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में चलने वाले हाइपरलूप ट्रेन के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि इस हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड लगभग 1200 से लेकर 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। हालांकि कुछ लोगों को अभी ये एक सपना लग रहा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में तो इसका काम भी शुरू कर दिया गया है और इसे सबसे पहले महाराष्ट्र से पुणे के लिए चलाया जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अभी लगभग 7 साल लग जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा उससे हमारी अर्थव्यवस्था तो सुधरेगी, साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे निकल जाएंगे। यानी इस ट्रेन के आने के बाद काफी लोग प्लेन का सफर न करके हाइपरलूप ट्रेन का सफर करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको इन 10 में से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन लगा भारत के लिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। खैर दोस्तों, ऐसी और बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।